तो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आज हम लोग करने वाले हैं 2018 का पेपर। और ये सेटेड पेपर 2 है भाई, और पेपर 1 भी मैं करा दूंगा, ठीक है भाई। तो इसी चैनल पे कराऊंगा, सारी कराऊंगा, यानी कि सीडीपी का आज करा रहा हूँ, ठीक है। सीडीपी खत्म हो जाएगा, उसके बाद ईवीएस कराऊंगा, उसके बाद जो है पेडागोजी करा दूंगा, ठीक है भाई। और साइंस वालों के लिए भी करा दूंगा, और मैथ तो करा ही रहा हूँ, ठीक है भाई। तो इसी चैनल पे आपको सारा यानी कि प्रीवियस ईयर जितना सॉल्यूशन है डिटेल मिल जाएगा, और इसका पीडीएफ आपको जो है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है और पीडीएफ को एक बार जो है खुद से सोल्व कर लेना। इससे क्या होगा कि आप सोल्व करके आओगे, और यहाँ पे मैं टेक्निक बताऊंगा ऑप्शन एलिमिनेट का भी, और डिटेल से उसका सॉल्यूशन भी करवा दूंगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपको डबल बेनिफिट होगा कि एग्जाम में किस तरह से वहाँ पे करना है, ठीक है। और मैंने 2 बार जो है सीटेट क्वालिफाई कर चुका हूँ पेपर 2 में, ठीक है भाई। अब पेपर 2 क्वालिफाई करना, वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान देना होता है, ठीक है। तो आपको मैं यहाँ बताऊंगा कि टाइम के साथ ऑप्शन एलिमिनेट टेक्निक और पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट रहे तब किस तरह से हटाना है, ये भी आपको बताऊंगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले आप टेलीग्राम पे जाकर पीडीएफ वहाँ से खुद सोल्व कर लेना। चाहे आपके 10-11 नंबर ही आ रहे हैं, पहले उस पर बना लेना, ठीक है। बाद में वीडियो जो है डिटेल एनालिसिस करके जाओगे ना, तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस रहेगा एग्जाम में, क्योंकि पेपर ऑफलाइन है, ठीक है भाई। ऑफलाइन में आपको जो है पेपर, आपको हार्ड कॉपी मिलेगा, आपको फील होगा सवाल का, ठीक है। तो देखना मजा आ जाएगा। चलिए भाई, अब स्टार्ट करते हैं। राधे राधे सभी को, और गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो भी भाई लोग नए हैं, आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और और भी वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर सकूं। तो सबसे पहला ही सवाल है, सबसे पहले आप एक पॉइंट पढ़े होंगे, प्रॉक्सी मोडिस्टल डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा, ये जो मतलब समीप, इसे हिंदी में क्या कहते हैं बता सकते हो? प्रोसी मोडिस्टल प्रोग्रेशन को समीप दूर भी मुखी, है ना भाई। थोड़ा सा हिंदी में दिक्कत होगा, बट मैं हिंदी में ही पढ़ाऊंगा। शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगरकों की ओर का विकास दर्शाता है। तो देखो, अगर हिंदी यहाँ पे थोड़ा सा कठिनाई हो रही है जिन भाई बंधुओं को, बहन लोग को, वो यहाँ से आप यहाँ जो है इंग्लिश में भी आप इसका हेल्प ले सकते हो। मैं इंग्लिश में हेल्प बहुत लेता था, क्योंकि सवाल यहाँ पे हिंदी रहता था और इस साइड इंग्लिश रहता था, बहुत ही हेल्प मिलता था। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि इंग्लिश हिंदी दोनों सवाल देखना है। उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, तो वो मतलब शब्द को जो है पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होगा वो देख लेना है। तो सबसे पहले ये डिसेंट्रलाइज मैंने कहा था, छाड़ दियो, ठीक है भाई। ये कैसा किड, ये भी साट देना है। तो दो ऑप्शन बिना पढ़े सवाल, या फिर मतलब नहीं भी जानते हो तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे, दो तो हो गया। अब कह रहा है कि टू बार्ड्स, यानी कि सेंट्रल पार्ट से, यानी कि शरीर के केंद्र से शुरू होता है और अन्य भागों की ओर जो है हमारा शरीर विकास करता है। तो सबसे पहले बच्चों का विकास जो होता है सर से होता है। हेड टू टॉय पढ़े होंगे, सर से पैर पढ़े होंगे, हेड टू टॉय आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले केंद्र से शुरू होता है, और बाकी अन्य भाग जो है हमारा वृद्धि होता है। सबसे पहले बच्चा जो पैदा होता है, आप उसे गोद में लेते हो, ना पैर हिलाता है ना हाथ हिलाता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा पैर हिलाता है, सर हिलाता है, उसके बाद हाथ हिलाता है, उसके बाद बैठना शुरू करता है, फिर ऐसे जैसे घुड़कना शुरू करता है, फिर हाथ में जो खिलौने लेकर उसे मतलब फील करता है, ठीक है भाई। तो इस तरह से उसका टुवार्ड्स यानी कि विकास जो है, विकास दर्शाता है। तो ये होता है प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। क्या होता है भाई? प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। समझ में आ गया भाई? तो आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं है भाई? अच्छा, किसी को दिक्कत हुआ है यहाँ पे? नहीं ना भाई। चलो भाई, सेकंड सवाल पे चलते हैं। सवाल है, स्कूल बच्चों का समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है। तो देखो भाई, समाजीकरण जो है, सबसे पहले कि ये जो है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। समाज आपके साथ जो है जन्म से ही स्टार्ट हो जाता है। समाजीकरण पढ़े ही होंगे। और समाजीकरण मतलब जो है शिक्षा पर भी अधिगम के भी प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है? विद्यालय, विद्यालय भी वहाँ पे एक ऐसी जगह है जहाँ जो है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया जो है वातावरण के द्वारा, इन्वायरमेंट के द्वारा प्रदान किया जाता है। कौन सा इन्वायरमेंट में आप जो है शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, ठीक है भाई। तो सबसे पहले ये कि सोशलाइजेशन जो होता है चिल्ड्रन के लिए, तो एक पॉइंट मैंने वीडियो में कीवर्ड्स में पढ़ाया था, ठीक है। कीवर्ड्स में कि बच्चे को जो है सेंटर में रखना पड़ता है। बच्चे को जब आप पढ़ा रहे हो तो बच्चे को मद्देनजर पढ़ाना चाहिए, ठीक है। उसकी ज़रूरत, उसकी नीड्स के अनुसार जो है पढ़ाना चाहिए।
तो सबसे पहले यहाँ पे हो जाएगा स्कूल टीचर्स को पहले सेंट्रल में डालोगे, ये ऑप्शन एलिमिनेट करना है, ठीक है। एक्टिविटी ये तो सही होगा यहाँ पे। अब ऑप्शन चिल्ड्रन अगर यहाँ पे दिया है तो ये ऑप्शन अलग हो जाएगा। स्कूल रूटीन, रूटीन मतलब क्या, स्कूल रूटीन के अनुसार जो है बच्चे को पोजीशन। तो देखो भाई ये भी सही होगा, लेकिन सबसे पहले आप बच्चे की नीड्स को देखोगे, ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो ये दोनों तीनों हटा दोगे, समझ में आ गया। अब अगला सवाल है कि जब आप एक समूह में जुड़ जाते हैं, शिक्षक समूह, जब आप सीटेट पास कर लिए, चलो भाई चलो 2026 में फरवरी में सीटेट पास करके और टीआरई 4 भर दिए बीपीएससी, और उसमें आप टीचर बन गए, चलो सपने अच्छे हैं, देख लिए, बहुत खुश हो गए। अब क्या करना है कि आपको जो है ड्रेस कोड दे दिया गया है, पोशाक धारण करना है कि ब्लू पैंट व्हाइट शर्ट पहन के आओगे। तो आपको क्या, ग्रुप आइडेंटिटी, ये निगेटिव पॉइंट है, ग्रुप आइडेंटिटी नहीं दिखाना है, ना बच्चों को ग्रुप में बांटना है, ये बिल्कुल नहीं करना है आपको स्कूल में जाकर, ठीक है। क्या ओबीडियंस हो गए, समूह की आगे करा था, क्या आपने समूह की जो कहा कि जैसे कि वो बड़े मतलब जो सीनियर टीचर हैं और आप अभी ज्वाइन किए जूनियर, तो सीनियर टीचर आपको थोप दिए कि आप ये ड्रेस पहन के आना है, तो क्या आप समूह की आज्ञाकारिता करोगे? नहीं भाई, ये बच्चों के हित में होना चाहिए, विद्यालय के हित में होना चाहिए, और जो सरकार वहाँ से यानी कि जो समूह, शिक्षक समूह के हेड होते हैं उनके द्वारा जो पालन होए। जैसे कि आप हाजिरी अभी बनाते होगे, है ना भाई, सारे हेड मास्टर या टीचर जो है अभी ऑनलाइन जो है हाजिरी बनाता है, ठीक है, तो उसको टाइमली पहुंचना पड़ता है, तो क्योंकि उनका जो है ऊपर से ही ऑर्डर है, तो समूह की आज्ञाकारिता नहीं, किसी हेड की आज्ञाकारिता, जो ये ऑब्डियंस भी गलत हो जाएगा। समूह निर्देश नहीं करना है, समूह की अनुरूपता करना है, क्या करना है, समूह की। तो सबसे पहले कि ये समूह जो है, सबसे पहले बता दूं कि ये एक हो जाता है, अपनेपन का एहसास हो जाता है, लगता है कि हाँ हम में से, मतलब इन्हीं सब में से एक हम भी हैं भाई, चलो ठीक है, ऐसा लगता है भाई, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं? अगला सवाल है, देखो भाई प्याजे का विकास का जो समूह यानी कि 4 प्रकार के टाइप के दिए थे, अगर जो भाई नहीं पढ़े हैं तो वो एक बार देख लेंगे। सबसे पहले तो आपने देखे होंगे कि सेंसरी मोटर, ये सेंसरी मोटर फर्स्ट होता है, प्री ऑपरेशनल सेकेंड स्टेज होता है, कॉन्क्रीट जो होता है वो थर्ड स्टेज होता है, फॉर्मल जो होता है फोर्थ स्टेज होता है। अब ये फॉर्मल और मतलब फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक मैं बता देता हूँ, और इसका एज भी जो है डिवाइड। तो सबसे पहले सेंसरी मोटर जो होता है 0 से 2 साल के बच्चों के लिए होता है, और ये प्री ऑपरेशनल जो होता है 2 से 7 ईयर्स। कंक्रीट जो होता है 7 से 12 साल के लिए, और फॉर्मल जो होता है 12 से बाकी ऊपर के लिए। अब यहाँ पे देखना कि ये जो प्याजे जो दिए थे 1896 से 1980 के बीच में जो है अपने जो है एक चरण मॉडल यानी कि ये जो स्टेप में बांटे थे, ठीक है, अनुक्रम में। सबसे पहले कि ये संवेदी गामक क्या होता है, इसके दौरान जो है बच्चा इंद्रियों के माध्यम से, जैसे कि आसपास की वस्तुओं में हेर फेर करके, जैसे कि आपने बच्चे को दे दिया खिलौने, देखते हो बैठता है, जब बैठने लगता है तो आप ढेर सारी खिलौने उसके पास दे देते हो, कभी वो पकड़ता है कभी वो पकड़ता है ना, लेकिन उसके वस्तुओं के बारे में कुछ पता नहीं रहता है, संवेदी गामक रहता है, ठीक है। सेंसरी मोटर जो होता है वही होता है, ठीक है भाई। अच्छा, तो यहाँ पे कहा है कि वस्तु का अस्थायित्व यानी कि कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट प्रीमाइंसेस, तो आंसर तो यही होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो पूर्व संक्रियात्मक चरण यानी कि 2 से 7 में क्या होता है कि इस अवस्था के दौरान जो है कल्पना का विकास करने लगता है। देखते हो 2 से 5 साल के बच्चे को देखना कि वो बाहर निकल के अलग अलग दुनिया में खोए रहेंगे, ये करेंगे, गुड़िया के साथ खेलेंगे, डॉल के साथ खेलते रहेंगे, उसको राजकुमारी बना देंगे और खुद राजकुमारी भी बनेंगे, ठीक है। और मतलब घर में देखते हो जो भी खेलने वाले वस्तु होते हैं वो एक अलग ही घर बना लेते हैं ना। अच्छा, ये जो है तीसरा 7 से 12 साल के बच्चों में क्या होता है कि ये तार्किक रूप से सोचने लग जाते हैं, कुछ घटनाओं को याद करके, कुछ घटनाओं को देख कर, वस्तुओं को जो है समेट कर, मतलब जो है अपना मानसिक संचालन करने में सक्षम होने लगते हैं। अच्छा, ये औपचारिक परिचालन क्या है कि इस दौरान जो है बच्चे जो है किशोरा अवस्था में चले जाते हैं, और मतलब अमूर्त के साथ साथ जो है काल्पनिक रूप से भी भाग लेते हैं। अब यहाँ पे सपना देखने लगते हैं, घोड़ी पे आएगा राजकुमार, घोड़े पे आएगा, ठीक है, और वहाँ पे मैं ये करूँगा, वो कर लूँगा, घर लूँगा। बच्चे यहाँ तो मतलब लड़के देखेंगे कि नौकरी लूँगा, घर लूँगा, माँ को दूंगा, ठीक है। लड़की देखेगी राजकुमार पे आएगा, घोड़े लेके आएगा, शादी करूँगा, ब्याह रचाऊंगा, एक राजकुमार होगा, ठीक, यही होता है। अगला सवाल है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना
किसके संदर्भ में बनाई जाती है? तो देखो, व्यक्तिगत शिक्षा जो है हमने बताया है यहाँ पे चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कितने महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं? देखो, भाषा का विकास जब आप पढ़ोगे, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज, उसमें जो है आंसर तो हो जाएगा 12 से 18 साल माह, महीना न बोला भाई, 12 से 18। तो देखो 12 से 18, सबसे पहले 6 से 8 बता देता हूँ। 6 से 8 मंथ में जो है बड़बड़ाने लगता है, ऐसे करने लगता है, ठीक है, बड़बड़ाना। 9 से 18 महीना के बच्चे जो है एक खुला शब्द जैसे पा 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 म करने लगता है ना भाई, एक खुला वर्ग शब्द जो बोलने लगता है। अब यहाँ से 18 से 24 में मम प ब ऐसे करने लगता है, सूक्ष्म वाक्य निकालने लग जाता है। ठीक है, अब 24 से 30 सालों में, सॉरी भाई, 30 मंथ में जो है बच्चे क्या करता है, टेलीग्राफिक करने लगता है, यानी कि जो है बहुत शब्द मतलब जोड़ने लगता है, खा ली या मम्मा पापा गाना, है ना भाई। अब ये 30 माह प्लस के बच्चे जो है कार्यात्मक रूप से, अब समझ जाओ भाई, 30 मंथ हो गया, 30 मंथ हो गया भाई, 12 दूनी 24, 2 साल, उसमें तो सब चीज बोलने लगता है, फुआ दाई, बहुत शब्द जो है आने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो। चलो भाई, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बुद्धि लब्धि ए, सॉरी भाई, आई क्यू, ठीक है, आई क्यू, ए आई क्यू अभी दिल्ली में ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो आई क्यू, ए आई क्यू रेखा गुप्ता को पता ही नहीं है। तो किनके द्वारा जो है आई क्यू दिया गया था? तो आई क्यू किस तरह से निकालते हो भाई? आई क्यू जो निकाला जाता है, सबसे पहले तो ऊपर रहता है मेंटल एज और नीचे रहता है क्रॉनिकल एज। अब मैं समझाता हूँ कि क्रॉनिकल और मेंटल एज क्या होता है, इनटू 100। सबसे पहले कि ये जो बीने के अनुसार, सबसे पहले बता देते हैं, बीने के द्वारा जो बुद्धि की जो है अच्छी तरह से निर्णय लेना और तर्क करने की, समझने की क्षमता जो है बताया है। अब यहाँ पे टर्मन, टर्मन तो दिया नहीं है, टर्मन के द्वारा, टर्मन के द्वारा देखो कि बुद्धि का अमूर्त विचार के संदर्भ में, ठीक है, बुद्धि के विचार में, ठीक है, संदर्भ में। अब बैसले के अनुसार नहीं दिया है, तो एक बैसले के अनुसार भी दिया गया था, वो बाद में बता दूंगा। तो ये जो है बुद्धि के मापने के लिए यहाँ पे करा है, द कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वेश्चन आई क्यू वाज डेवलप्ड बाय। तो आई क्यू की अवधारणा दी गई थी, अवधारणा दी गई थी, तो यहाँ तो स्टर्न द्वारा ही होना चाहिए ना भाई। अच्छा, ये अगर आपने यहाँ पे बीने किया है तो गलत है भाई, स्टर्न द्वारा होना चाहिए। ये बीने जो दिया था, कंसथी दिया था भाई, वो क्या कहते हैं कि निकालने वाले, जो आयु अभी हमने बताया है ना। अब स्टर्न के द्वारा जो दिया गया कि ऊपर वाले, यानी कि आईक्यू जो देता है ना भाई, ऊपर वाले सारे, तो उन्होंने मेंटल एज और क्रोनिकल एज के बारे में, जहाँ मानसिक आयु जो है बौद्धिक विकास पर आधारित होता है, और ये क्रोनोलॉजिकल जो होता है एक व्यक्ति द्वारा जिए गए, मतलब आपने कितना साल तक अभी जी लिया, जैसे आपने 20 साल के हो, और आपकी जो है मेंटल कंडीशन क्या है, बौद्धिक विकास आधारित ऊपर मतलब लिखाया जाता है, इनटू 100 किया जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? तो यहाँ पे आंसर होगा स्टर्न के द्वारा, ना कि बीने के द्वारा, सबका अलग अलग है भाई। अच्छा, अल्फ्रेड बीने जो थे, इसके बारे में बता देता हूँ। ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक था, जिन्होंने जो है प्रथम बुद्धि परीक्षण और मानसिक युग की अवधारणा को जो है विकसित किया था। लुइस टर्मन जो था एक अमेरिकी वैज्ञानिक था, ठीक है, इन्होंने जो है बीने साइमन परीक्षण का, मतलब ये जो बीने के साइमन परीक्षण था उसके संशोधित किया था भाई। ठीक है, समझ में आ गया? और गॉल्टन था जो, ये भी अमेरिकी वैज्ञानिक था, वो मानव बुद्धि और सांख्यिकी अवधारणाओं पर अपना शोध के लिए जानता है। ठीक है, अगला सवाल है, अगले सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड, सृजनात्मक को डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। अब यहाँ पे देखो, सृजनात्मक, क्रिएटिविटी या रचनात्मक कहते हो, है ना भाई, एक शब्द जोड़ देता हूँ, रचनात्मक। अब ठीक है भाई। अच्छा, मैंने एक कन्वर्जेंट थिंकिंग बताया था, इसको पहले हटा देना है, क्रिस्टलाइज नहीं करना है। अब ये दोनों में देखो, डाइवर्स थिंकिंग ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो आंसर इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते थे। अब यहाँ पे आया अभी सारी सोच, अब सारी सोच, ठीक है,
अभिसारी सोच जो होता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग, क्लोज इंडेड प्रश्न वाले होते हैं और ये ओपन इंडेड वाले होते हैं। तो ओपन इंडेड से क्रिएटिविटी ज्यादा होता है, ठीक है भाई। अब अभिसारी सोच जो एक समाधान पर, जैसे कि बिहार की राजधानी क्या है, पटना, ये अभिसारी सोच है, तार्किक चरणों का पालन करता है, ठीक है। और ये डाइवर्जेंट थिंकिंग है कि बिहार पटना की राजधानी ही क्यों बना, ठीक है, पटना ही क्यों बना बिहार की राजधानी, इस तरह से, ठीक है। तो आप अलग अलग तरह से आंसर दे सकते थे, ठीक है भाई। चलो अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। किसी भाषा को स्वीकृति ध्वनियों, यानी कि साउंड कॉम्बिनेशन ऑफ लैंग्वेज आर स्पेसिफाइड इन इट्स रूल्स। सबसे पहले तो आप जो नियम लैंग्वेज पढ़े होंगे, ठीक है। सबसे पहले नियम जो होता है लैंग्वेज का, ये जैसे कि आपने शुरू में पढ़ा, ठीक है, व्याकरणिक नियम, एक ग्रामर रूल होता है ना भाई। एक होता है सेंटेंस रूल, वाक्य विन्यास नियम। एक होता है विभक्ति नियम। अब विभक्ति नियम को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इन्फ्लेक्शन। क्या कहा जाता है, इन्फ्लेक्शन रूल्स। तो सबसे पहले यही सब बता देता हूँ। ये ग्रामेटिकल रूल क्या होता है कि ये जो होता है कॉन्टेक्स्ट के रूप में, मीनिंगफुल सेंटेंस के रूप में काम करता है। जैसे कि आपको संज्ञा के बारे में बताना है, नाउन इज द पर्सन नेमिंग प्लेस और थिंग। अब यहाँ पे आपको कह दिया कि एक्टिव और पैसिव रूल बने, छोड़ो इतना हार्ड नहीं लेते। आपको कहते कि वह विद्यालय जाता है, यहाँ ग्रामर के रूल अप्लाई करते हो कि नहीं, जब ट्रांसलेट करते हो, है ना, ही गोज होता है, वह जाता है, ऐसे करके। तो ये ग्रामेटिकल रूल होता है, किसी चीज को फॉलो कर रहा है, कंटेक्सचुअल चीज चीज को। अच्छा, ये सेनेटिक क्या होता है, ये जो होता है डिस्क्राइब करता है कि हाउ, मतलब कैसे जो है वर्ड ऑर्डर को मैनिपुलेट करना है। जैसे आपको जो है कुछ शब्द लिख दिया जाए, समझ में आ गया, जैसे कि वह जाता है तो ही गो कर सकते हो। तो ये यहाँ पे सेनेटिक रूप में सही है, लेकिन ग्रामेटिकल रूप में गलत है ना भाई, गो नहीं होता है, गोज होता है ना भाई। तो इस तरह से आपने समझा। और एक होता है इन्फ्लेक्शन, यानी कि नाउन, प्रनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, एक मॉडल वर्ब पढ़े होंगे, है ना। एक्सुलरी वर्ब किसके साथ लगता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये सब पढ़े होंगे कि नहीं। तो ये क्या हो गया, इन्फ्लेक्शन हो गया। तो यहाँ पे पूछा है कि एक्सेप्टेबल साउंड कॉम्बिनेशन, साउंड कॉम्बिनेशन यहाँ पे बोल दिया है। तो साउंड कॉम्बिनेट होके होना चाहिए, ना ग्रामेटिकल का लिया है ना इन्फ्लेक्शन का लिया है। ये क्या लिया है, सेनेटिक। सॉरी भाई, मैंने सेनेटिक बोल दिया। यहाँ पे साउंड ऑफ कॉम्बिनेशन फोनोलॉजिकल होता है भाई, फोनोलॉजिकल। फोनोलॉजिकल में क्या होता है कि प्रमोट, जैसे कि आपने एस बोला, जैसे कि आप, जैसे आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, है ना भाई। ये हो गया साउंड ऑफ कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्पेसिफाइड, ठीक है। कोई कोई स, ज, ड, ट इसमें गलत बोलता है कि नहीं भाई, ठीक है। अगला सवाल है, जब एक सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, बताओ भाई। तो देखो, यह जो है पहले सबसे संज्ञानात्मक, जो यहाँ पे संज्ञानात्मक पक्ष की बात करते हैं, यह जो है किसी सोच में यानी कि सीमा या कोई एरर को जो है संदर्भित करता है ना भाई। समझ में आ गया, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं। पहले कनेक्ट करते हैं शब्द को। अब आता है समाजीय भाषा, जो कि जैसे आपने कोई निर्णय को प्रभावित करता है, ठीक है भाई। जैसे आपने कोई अथी यानी कि एक्शन लिया और वो, सॉरी मैं क्या समझा रहा हूँ, जो आपके थॉट जो होते हैं ना भाई, वो आपके लैंग्वेज से प्रभावित होते हैं। अब ये कैसे हो सकता है भाई, देखो, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग जो हैं, सोच उनका अलग अलग होता है। जैसे आप ही करें, ओ भाई मराठी में भी कैसे हो रहा है, मराठी नहीं आवे तो मराठी सीखे पड़ी, हिंदी बोलिबो तो मार फाड़ दियो, है ना भाई, ऐसे होता है। तो सबका अलग अलग इसके मतलब भाषा बोलने वाले को अलग अलग सोच होता है। और लोग जो है उसी भाषा के माध्यम से दुनिया का अनुभव करते हैं, जिसका वो व्यवहारिक रूप से उपयोग करते हैं। जैसे आप बढ़िया जगह चले गए, वहाँ पे अच्छी शिक्षा मिली, अच्छी भाषा मिली। भाषा तो सभी अच्छे हैं भाई, कर्म अच्छे रहना चाहिए, ठीक है भाई। तो वहाँ पे आप जो है उसी भाषा के माध्यम से, उसी माहौल के माध्यम से सीखने लग जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे यही सवाल पूछा गया है कि वह स्थान जहाँ जो है प्रारूप भाषा से प्रभावित होता है वो क्या कहलाता है, बताओ भाई। भाषा निर्धारित, लैंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन।
अगला सवाल है, अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरण की मरम्मत करता है। भाई ये सवाल फेमस है। सबसे पहले तो ये देखो कलन विधि क्या होता है ना, मानसिक और अंतर्दृष्टि। कलन विधि मतलब किसी स्पेसिफिक कार्य के लिए होता है। जैसे आप किसी चीज़ में माहिर हो, आप टायर प्रिपेयर में माहिर हो, आप गाड़ी को यानी कि वो क्या कहते हैं, इंजन बनाते हो, कोई टायर बनाता है ना भाई, पंक्चर बनाता है। अब पंक्चर वाले तो इंजन बनाएगा नहीं, बोलेगा भाई यह मेरा इंजन खराब है और वो टायर वाले के पास ले जाओगे, नहीं जाएगा, सर्विसिंग सेंटर ले जाना पड़ेगा, वहाँ पे अलग अलग मैकेनिक होता है, ठीक है। ये कलन विधि का उपयोग होता है। अब ये मानसिक दृढ़ता क्या होता है, जो आपने फ्यूचर नहीं कह सकते, बीते हुए अतीत में, यानी कि जो आपने काम कर चुके हैं, और मतलब जैसे कहा कि वो भाई जब मैं जा रहा था वहां पे इस तरह से मेरा टायर पंक्चर हो गया और मैं इस तरह से पंक्चर को बनाया, अब तो सही है, वहां पे बना लिए, कैसू करके बन गया, अब उसी मतलब बन गया, फिर आगे टायर पंक्चर हुआ, आपने उसको जो फिर से उसी तरह से बनाना किया, यानी कि वो तो काम लग गया है ना भाई। तो ये मानसिक दृढ़ता होता है। अब अंतर्दृष्टि क्या होता है कि किसी चीज या किसी व्यक्ति को देखने और समझने की क्षमता, अंतर्दृष्टि, इंसाइट नहीं कहते हो कि तुम अपना इंसाइट रूप बताओ, यानी कि आप किस तरह से इस वाक्य को, इस तरह इस चीजें को लेते हो और आपका विचार क्या है, ये इंसाइट होता है भाई, ठीक है। तो इसका आंसर तो होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा भाई, अंतर्दृष्टि तो बिल्कुल नहीं होगा, ह्यूरिस्टिक होगा, अनुमानी विधि का। अब देखो जैसे भाई आपने कोई समस्या का समाधान किया, ठीक है, और वह मतलब सोल्व भी हो गया, तो यह स्वतः शोध हुआ है ना, ह्यूरिस्टिक हुआ, अनुमानन विधि हुआ, सोचने की शक्ति जो है ना, समस्याएं कठिन उत्पन्न कर किया और फिर उसको आपने सोल्व कर दिया, ये ह्यूरिस्टिक होता है, अनुमानी विधि का होता है, ठीक है भाई। तो आंसर यही होगा। अगला सवाल है, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों के बच्चों को छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। देखो भाई दिव्या जो है छोटे छोटे कार्य में, यानी कि सबसे बड़ा काम है उसको छोटा छोटा रूप दे दिया, अब वो किस विधि का प्रयोग कर रहा है, तो उपलक्ष्य विधि का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, उपलक्ष्य विश्लेषण, यानी कि सब गोल एनालिसिस, मतलब गोल को जो है सब यानी कि छोटे छोटे टुकड़े में बांट दिए। भाई अब जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। तो देखो भाई जब कोई समाज करने लगे ना, तो ये सामाजिक जो है निर्माण के लैंगिकता हो जाता है सामाजिक रूप से, तो अनुवांशिक नहीं हुआ, समाज कर रहा है तो सामाजिक अवतरण हुआ, ठीक है भाई। जैसे समाज कहता है ना, तुम लड़की हो, तुमको ये काम, गाड़ी नहीं चला सकती हो, तुम चूल्हा फूको, ये सब। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणाली। देखो भाई ग्रेडिंग, कोडिंग, ये जो है, ग्रेडिंग मतलब होता है अकेले अंक के आधार पर, कोडिंग मतलब होता है कोड की संख्या, जैसे सीजीपी, परसेंटेज। अंकन प्रणाली जो होता है यह अलग अलग मैथ में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, ऐसे करके, ठीक है भाई। क्रेडिट जो होता है उपलब्धि, मतलब कितना परिणाम आया, रिजल्ट उसका, ठीक है, वो होता है। तो ये सब समझ गया। और ये संचय प्रणालियाँ किसके उदाहरण हैं, बताओ भाई किसके उदाहरण है, बताओ। देखो स्कोरिंग का होगा भाई, यहाँ पे स्कोरिंग है भाई, स्कोरिंग है क्या, स्कोरिंग, प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड, हाँ स्कोरिंग, ये देखो फोर है, स्कोरिंग प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो ये स्कोरिंग प्रोसीजर होगा, बाकी ये सब नहीं होगा, ठीक है। अगला सवाल है, असेसमेंट ऑफ लर्नर्स पढ़े हो ना, असेसमेंट ऑफ लर्निंग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, झूठ मत बोलिए भाई, झूठ बोलिए तो आप यहाँ पे गलती कर दिएगा। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। तो अधिगम कर असेसमेंट ऑफ लर्निंग में टीचर्स को किस प्रकार हेल्प होता है, बताओ, बताओ भाई, कोई है बताने वाला। तो देखो भाई शिक्षा शास्त्र की प्रभावशीलता का मूल्यांकन इससे होता है, ठीक है। तो प्रभावशीलता का मूल्यांकन कहाँ है, यहाँ है, आंसर ये हो जाएगा, यानी कि इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, पेडागोजी। आंसर तो यहाँ पे शिक्षण की गतिविधियों की सूची नहीं बताता है, अधिगमकर्ताओं की क्षमता, समूह, समूह नहीं बनाना है भाई, ठीक है। देखो ग्रुप बनाने कह दिया ना भाई, यहाँ पे पहले इसको हटा दियो, एक्टिविटी लॉग ऑफ फॉर टीचिंग, टीचर के लिए ना भाई, शिक्षण की गतिविधियों की सूची तैयार करना, सूची नहीं तैयार कर सकते हो भाई, ठीक है। अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में मेंटेनेंस नहीं कर सकते हो, यहाँ पे इवैल्यूएट होगा।
अगला सवाल है, समावेशी शिक्षा डैश के सिद्धांत पर आधारित है। बताओ भाई, सामाजिक शिक्षा किस पे आधारित है? भाई समान अवसर पे आधारित होता है, सबको समता जैसा भी है। इंक्लूसिव एजुकेशन ही तो एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सारे बच्चे एक समान, चाहे आप स्कॉलर्स हो या फिर निठल्ले हो या फिर बैक बेंचर हो, सबको समान। दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश के लागू किया गया था। ये भाई राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट कब लागू हुआ था? तो 2016 में लागू हुआ था। ठीक है भाई, 2016 में लागू हुआ था। 40% विकलांगता रहना चाहिए। ठीक है, ये जो है 2016 अपडेट हुआ था, 1995 का अपडेट हुआ था। ठीक है, जिसमें जो सबसे पहले तो क्या बात करते हैं, 7 विकलांगता, इसमें जो लिमिट किया गया था, 7 ही लोग जो है विकलांग हो सकते हैं, और ये उसमें अलग अलग प्रकार के थे, इसमें 40% कर दिया। ठीक है, अगला सवाल है, व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए एक ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, मतलब एक कह रहा है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड बी टॉट इन स्कूल हैविंग टीचर्स, तो उनकी विविध आवश्यकताओं को पूरा करने, मतलब आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में भाई। ठीक है, तो आंसर ये होगा भाई, मतलब डाइवर्स लर्निंग होना चाहिए। ठीक है भाई, अच्छा समझ में आया कि नहीं? अच्छा ये ट्रेंड क्या होगा भाई? नहीं यार, ये नहीं होगा, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होगा। ठीक है, टू टीच डिफरेंट सेक्शन ऑफ क्लासरूम बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आंसर इंग्लिश में तो ये होगा, हिंदी में ये हो जाएगा। आया समझ में कि नहीं बच्चा? बच्चा में बोल दिया, सॉरी भाई। अगला सवाल है, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों को निशुल्क शिक्षा के अधिकार सुनिश्चित करता है। कितना से कितना साल? तो 6 से 14 मत कर दियो भाई, यहाँ गलत हो जाएगा, 6 से 18 हो जाएगा। ठीक है, दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 14 जो है आर्टिकल 21A में कहा गया है कि कोई भी भारत में 6 से 14 वर्ष के आयु बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और विकलांग बच्चों को 6 से 18 साल तक मुफ्त शिक्षा जो है प्रदान किया जाएगा। अगला सवाल है, चलो भाई जल्दी जल्दी कर लेते हैं 10 सवाल। विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूप में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य है। चलो हिंदी समझ में आए, चलो हिंदी करते हैं। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM पढ़े होगे ना, टीचिंग लर्निंग मटेरियल इज एक्सेसिबल फॉर्मेट टू द डाइवर्स लर्नर्स इम्प्लाइज। तो ये जो होता है डाइवर्स लर्नर, ये सार्वभौमिक होता है, यूनिवर्सल। ठीक है, यूनिवर्सल कोड नहीं होता है भाई। अच्छा ये कोड क्यों का होगा, कोड होता है क्या? नहीं, कोड वाले नहीं होगा। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, यूनिवर्सल डिजाइन लर्निंग होगा, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना होगा। ठीक है भाई, आंसर ये होगा। TLM आता है यूनिवर्सल डिजाइन लर्निंग में। ठीक है, कोई कोड नहीं होता भाई। TLM आप कुछ भी प्रयोग कर सकते हो ना भाई, आप चौक के पढ़ा रहे हो, अब स्मार्ट बोर्ड है, अभी यहाँ पे मैं एक कंप्यूटर पे पढ़ा रहा हूँ, आप कोई सर से पढ़ोगे तो वो स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहे होंगे। तो TLM अलग अलग है, इन डिजाइन किया हुआ है, सबका अलग अलग लर्निंग प्रोसेस है। स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण, जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि, कैसे अंतर्निहित है भाई? बताओ किस तरह से अंतर्निहित है? जैसे आपने कोई योजना बनाया, संशोधन किया, तो ये क्या होता है, कोई बताएगा भाई? अच्छा, अभियान होता है, संज्ञान होता है, दोनों। यहाँ पे मेटा कोग्निशन होगा। ठीक है, कोग्निशन नहीं होगा, आप फंस सकते थे यहाँ पे। ठीक है भाई, अब सबसे पहले बात करेंगे कि ये संज्ञानात्मक प्रक्रिया, संज्ञानात्मक ही पूछा ना भाई, संज्ञानात्मक नियंत्रण प्रक्रिया, तो उनके कार्य करने के तरीकों को जो है संदर्भित करता है, यानी कि बताता है। ठीक है भाई, समझे कि नहीं? चलो अगला सवाल, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की संख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचता है, मतलब जब बच्चा हो गया, बच्चा मतलब तो वो अपने अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस के अनुसार जो वो आप तर्क सोचने लगता है। पहले तो वो बाइक चला के गया, हेलमेट नहीं पकड़ा, पकड़ लिया पुलिस, अब फिर दोबारा अब चलाएगा, वो गलती करेगा नहीं, अपने एक्सपीरियंस से सीख लिया, अब वो हेलमेट लगा के जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर गया वहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, वह पकड़ लिया, अब फिर एक्सपीरियंस से वो पिछला जो है ड्राइविंग लाइसेंस हेलमेट लगा के जाएगा।
तो ये जो है उनके आधार जो है अनुभवों पे आधार पे सोच विकास हो रहा है, विकसित हो रहा है। ये अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होता है, ये मूर्त चिंतन होता है। ठीक है भाई। सॉरी भाई, मैं तो ये कह रहा था ना भाई, झूठ मत बोलो, मैं ये बोल रहा हूँ। तो अमर्त चिंतन क्या होता है, देखो ये चीजों को समझने की जो है क्षमता को मतलब वो संदर्भित करता है जो मौजूद नहीं है। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब कल्पना की बातें। और ये विचारात्मक जो है ये होता है अनुभव या गतिविधि के आधार पर। ठीक है भाई, बता सकते हो। अच्छा, क्रिएटिव थिंकिंग क्या होता है, मतलब एक समस्या के लिए जो है हल के साथ अपनी क्षमता को संदर्भित कर देना। जैसे राम भगवान तोड़ दिए थे धनुष। अब क्रिएटिव थिंकिंग वहाँ कहाँ से आया सर, सॉरी, वो क्षमता दर्शा रहा था। ठीक है भाई। मूर्त चिंतन अपने अनुभवों के अनुसार होता है भाई। ठीक है, ये होता है, मूर्त नहीं होता है। ठीक है, ये काल्पनिक होता है। अब जब आप यहाँ पे क्वेश्चन देखोगे कि इमेजिनेशन, तो आप ये लगा सकते हो। ठीक है, अगला सवाल है, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को डैश कहा जाता है। पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है, तो डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन मैंने कहा था पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट में, बाकी सब आना। सिलेक्टिव नहीं करना है, प्रेसिशन नहीं करना, एरर रेस नहीं करना है। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। डैश चरण मतलब किसके पूर्ववर्ती है, बताओ भाई, किसके पूर्ववर्ती है। पूर्ववर्ती मतलब पहले वाले। ठीक है, तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, सामान्यकरण यानी कि जनरलाइजेशन। अच्छा, प्रेरणा क्या होता है बताओ, अभी प्रेरणा क्या होता है, स्वतंत्र क्या होता है, अर्जन क्या होता है, एक्वाइजेशन तो किसी वस्तु को प्राप्त करने या पाने का कार्य। ठीक है, एक्वाइजेशन होता है, अर्जन होता है, अधिग्रहण होता है। मोटिवेशन सभी को पता है भाई, वह प्रक्रिया जो किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में मार्गदर्शन करती है। आत्मनिर्भरता, कोई व्यक्ति जो है नौकरी लग गया, वो तो इंडिपेंडेंट हो गया ना भाई, दूसरों पे प्रभावित नहीं है। अगला सवाल है, जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं। अब भाई जनजोग जी कौन थे भाई, रॉबर्ट जनजोग एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, और सामाजिक और संज्ञानात्मक पर ज़्यादा जो बहस किए थे। ठीक है, सबसे पहले तो ये भाव मोटिव मतलब भाव जो है भय क्रोध प्रेम आदि से जुड़ा हुआ था है। ठीक है, तो यहाँ पे जनजोग का क्या मानना था, ये स्वतंत्र होता है। ठीक है भाई, जो संज्ञान और भाव होता है वो एक दूसरे से स्वतंत्र होता है। पहले से सीखे हुए कार्य में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की किस विधि का प्रयोग कर रहा है। तो भाई देखो, शिक्षण के किस विधि का प्रयोग कर रहा है, तो अवलोकन और अनुकरण और संशोधन और प्रतिरूपण क्या होता है, तो अवलोकन होता है विशेष रूप से सीखने के लिए किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, जैसे आपको वो सीखना है। ठीक है, जैसे कहते हो कि अब सर हमें भी ऑनलाइन पढ़ाना है, तो सबसे पहले आप ऑब्जर्व करते हो। ये संशोधन क्या होता है कि त्रुटि या गलती को सुधार किया। ठीक है, एरर किया, जैसे सवाल पढ़ाते पढ़ाते मैं गलती कर देता हूँ, फिर कहता हूँ नहीं 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 ये आंसर होगा, तो ये संशोधन हो गया। ठीक है भाई, अवलोकन अनुकरण, अनुकरण क्या होता है, दूसरों की शैली को अनुकरण करना। जैसे आप बनना चाहते हो जीन प्याजे, बायोगोस्की, उन्होंने बड़े बड़े वैज्ञानिक थे, आप वही अनुकरण कर रहे हो अभी। ठीक है, अब बन जाओगे। तो आंसर यहाँ पे होना चाहिए प्रतिरूपण होना चाहिए भाई, प्रतिरूपण मॉडलिंग होना चाहिए। मॉडलिंग होता है कि सीखे हुए कार्य में सुधार लाने के लिए शिक्षक जो है बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, मॉडलिंग कर रहा है। मैन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते और उसके एक फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करते हैं। तो वो क्या करते हैं भाई, वो सतर्क हैं, क्या है, विजिलेंट है, मतलब हर चीज़ को बारीकी से करते हैं। ठीक है, विकल्पों की सूची बनाते हैं, उसके फायदे और नुकसान देखते हैं। ठीक है, तब वो करते हैं। एक समस्या सुधारक बच्चा, ठीक है, डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तो वो तार्किक होता है भाई, लॉजिकल होता है। एक समाज सुधारक, आप सोशल वर्कर हो और आप लॉजिकल है ही नहीं। ठीक है,
आप एकदम बे अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, काल्पनिक बातें कर रहे हो, ले दनादन वो दनादन भी कर देंगे समाज में, वो कर देंगे, चांद पे ले जाएंगे। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हैं, हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? बताओ भाई, खुद में आनंद लेना। तो ये मॉक एंड ड्रिल अभ्यास होता है? नहीं भाई सॉरी, मैंने यही मारा था, गलत था। ये हो जाएगा कंज्यूमर टाइप टास्क, ठीक है। कंज्यूमर को किस टाइप के काम अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। अगला सवाल है, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। एक साथ प्रयोग किया जाता है भाई, बताओ भाई, कुछ तो बताओ। तो यहाँ पे होगा भाई, बहुविषयक तकनीक सोचने के लिए ये जो होगा आंसर गति संवेदी होगा। अब जहाँ पे पढ़ा रहे हो तो कैनेस्थेटिक होगा ना भाई। जैसे मल्टी सेंसरी अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग इन सिमिल्टेनियस यूज विजुअल, एडोटरी, टैक्टाइल एंड सेंसेस। आप स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहे हो, ठीक है, वहाँ पे वीडियो भी दिखा रहे हो, समझा रहे हो, ये सब तो क्या होगा, कैनेस्थेटिक होगा, ठीक है। तो वीडियो आज यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं। पता है कि बोरिंग लेक्चर था, और आप कुछ भी कर लो भाई, ऐसे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। 30 मिनट में एक सवाल, और इसके पहले करना पड़ेगा 25-20 मिनट में आप सीढ़ी पे कर लेना सोच सोच के, ठीक है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीडीएफ के लिए आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज्वाइन कर लो। धन्यवाद।